वेरी वार्म वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू डियर लर्नर्स। और इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट और बेडरॉक्स है आपकी प्रिपरेशन के लिए। चाहे आप स्टेट पीसीएस प्रिपेयर कर लो, चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी या फिर एसएससी, किसी भी एग्जाम के लिए विदाउट रीडिंग द बेसिक बुक्स और द बेसिक नॉलेज एनसीईआरटी पढ़े बिना वह कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो कई स्टूडेंट्स बेसिकली एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर एक क्वेस्ट है, उनको भी पता है कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, जो कहीं न कहीं हमारे जो बेसिक्स हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वह एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर होने वाले हैं। बट व्हाट हैपन्स टू दोज स्टूडेंट्स इज दे डोंट नो कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, किन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, किस तरीके से रिवीजन करना है और किस तरीके से नोट्स बनाना है ताकि प्रीलिम्स और मेंस के अंदर उनका एक वैल्यू एडिशन हो सके। तो आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी का क्या महत्व है, एनसीईआरटी कौन कौन से सब्जेक्ट्स की करनी है, कौन कौन से क्लासेस तक करनी है और किस लेवल तक के कॉम्प्रिहेंशन में हमको अंडरस्टैंडिंग में आगे बढ़ना है। आइए इसको पढ़ने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप चाहे यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, एमपीपीएससी हैं, बिहार के लिए है, राजस्थान के लिए या फिर यूपीपीएससी के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस क्लास इज गोइंग टू हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड NCERT much better. I am Jagdish Chandra Jangid, your faculty for the Geography, Environment, Economy and the Hindu and Current Affairs. अच्छा, आते हैं हम लोग हिस्ट्री की एनसीईआरटी पे। हिस्ट्री की एनसीईआरटीज अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, मैं ओल्ड एनसीईआरटीज की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो अभी पाठ्यक्रम में चल रही है। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो लगभग आपके पास में यहाँ पे 6th से लेकर के 12th तक, 6ठी से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटीज जो हैं, एक बार स्टोरी बुक्स की तरह आपको जरूर देखनी चाहिए, है ना। तो अगर आप पूरी तरीके से इन एनसीईआरटीज को देखने की कोशिश करेंगे, 6 के अंदर बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी हैं आवर पास्ट, मतलब यहाँ से इवन जो हमारा पास्ट क्या है, हिस्ट्री क्या है, डेफिनेशंस क्या है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या है, वो हर एक चीज को जानने की हम यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। याद रखने की कोशिश करना कि इसके हर चैप्टर को वरीयता महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको स्ने पढ़ते जाना है। जहां पे भी आपको लग रहा है कि सर कोई चीज में समस्या आ रही है, आप वहां पे बेसिकली अपने टीचर, अपने मेंटोर की सहायता ले सकते हैं, प्रथम बात। दूसरी बात जो है, यहाँ पे आप इंटरनेट के सोर्सेज, गूगल वगैरह की सहायता ले सकते हैं, यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड या उस पर्टिकुलर टॉपिक को और सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 की एनसीईआरटी में जैसे 11 चैप्टर्स हैं, है ना, 10-10 पेजेस के एक चैप्टर से लगभग 100-125 पेज की ये बुक है। बहुत ही प्यारी बुक है, आराम से 2 दिन में खत्म की जा सकती है ना। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हिंदी में पढ़े, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़े, और ये सारी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब ये टेबल मैंने क्यों बनाई है आपके सामने, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं किसी भी युद्ध में कूदने से पहले उस युद्ध के अंतर्गत बेसिकली कितना आपका समर्पण लगेगा, कितना त्याग लगेगा, कितना महत्वपूर्ण रहेगा, आपके पास में क्या क्या एफर्ट्स रहने वाले, हर चीज पता होना चाहिए। तो जब मेरे को यह देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बुक्स कंप्लीट करनी है, टोटल 67 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और टोटल लगभग 1300-1350 पेजेस कंप्लीट करने हैं। अच्छा, यह 1000 पेजेस से भी ज्यादा बेसिक है, मतलब इससे भी बियॉन्ड, इससे भी बाहर कुछ पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि इसके आगे भी आप देखेंगे एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको, अगर आपके सिलेबस में प्री और मेंस के अंदर है या फिर जैसे स्टेट स्पेसिफिक है, यूपी के स्पेसिफिक या बिहार के स्पेसिफिक, तो उससे भी रिलेटेड कुछ न्यूज़ जो हैं, उससे रिलेटेड कुछ न कुछ कहानियाँ, कुछ से रिलेटेड कुछ न कुछ जो है टॉपिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पूछा जाएगा। तो यह 1300 पेज तो आपके लिए बेसिकली क्या होना चाहिए कि ये बेसिक है, इतना तो करना ही है। पर इन 1300 पेजेस को क्या हमको पूरा पढ़ना है, क्या हमको कवर टू कवर बुक्स को खत्म करना है, किस तरीके से इसमें आगे बढ़ना है, वही हम जो सिखाने की यहाँ पे इस क्लास के अंदर कोशिश करने वाले हैं। देखिए, अगर आपके पास में लगभग, मैं ये कह रहा हूं कि 2 वर्ष हैं, देयर आर 2 years, 2 साल अभी भी आपके पास में है कि सर मैं अभी 2023 में हूं, 2025 में मैं यहाँ पे अटेम्प्ट लिखने वाला हूं, आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट माई एग्जाम इन 2025। हाँ, फिर आप यहाँ पे जो है बेसिक स्टार्ट कर लो, यू एटलीस्ट गो थ्रू इट, ताकि जब आप बड़ी किताबों पे, रेफरेंस बुक्स पे या फिर जो कोचिंग के नोट्स के ऊपर जाएंगे या फिर आपके पास में कोई टीचर्स के नोट्स को आप जब रेफर करेंगे तो वह सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। याद रखना, यहाँ पे ये पूरी एनसीईआरटी के साथ में सिर्फ एक ही समस्या है कि गाड़ी चल रही है, अचानक से कहीं ब्रेक
फिर गाड़ी चलेगी, पता नहीं कहीं और स्टेशन से शुरू होगी, फिर और लगातार चलेगी, फिर मजा आने लगेगा, फिर और वापस कहीं ब्रेक। तो यहाँ पे एक प्रॉपर सिंथेसिस नहीं है। ज्ञान के मोती हैं पर बिखरे हुए हैं, जिसने माला में पिरो लिया वही राजा बनने वाला है। तो यहाँ पे यह मत देखना कि सर ये 1300 पेजेस है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि अगर आप यहाँ पे टोटल मतलब चुन्नू मुन्नू की कहानियां हैं भैया, अब ये सोचने की कोशिश करो आराम से। एक एनसीईआरटी को पढ़ना है ना, मैं मानता हूं 50 से 70 पेजेस डेली के तो आपको पढ़ने चाहिए। चाहे तुम कल इंटरव्यू भी लिखने जा रहे हो ना, तो भी पढ़ना चाहिए, है ना। क्यों? उसका रीजन क्या है कि सर न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी जो है लगातार सतत आपकी सोच को विकसित करते हैं, आपके वे ऑफ एक्सप्रेशन को, आपके आंसर राइटिंग को, आपके सोचने और लिखने की कला को। क्योंकि सर जो वहां पे लैंग्वेज यूज की गई है ना, जो भाषा जो शैली यूज की गई है ना, वो यूपीएससी और पीएससी एग्जाम्स के लिए एकदम स्पेसिफिक है, एकदम एप्ट है। तो आपको उसके लिए पहले से तैयार करना चाहिए, और जो पढ़ेंगे वही तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में छपेगा। तो यहाँ पे ये 1300 पेजेस नहीं है, ऑलमोस्ट में इसके अगर मैं कह दूं 60% पेजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी के 30-40% पेजेस जो हैं वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें मैं आपको जो है तारांकित करवा दूंगा, जैसे जैसे हम जो एनसीईआरटी करते जाएंगे ना, तो मैं आपको तारांकित करा दूंगा कि ये चैप्टर्स करने हैं और ये चैप्टर्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और पास्ट ईयर पेपर में क्या क्या आया है। जैसे आवर पास्ट, अब बच्चा जब 5वीं से 6ठी से आया, 6ठी में आया, हाथों हाथ तो पूरा हिस्ट्री नहीं सिखाओगे ना, तो धीरे हिस्ट्री क्या है, फिर हिस्ट्री के अंदर थोड़ा बहुत उसको एंशिएंट बताएंगे देखो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, फिर थोड़ा सा उसको मिडाइवल के बारे में बताएंगे। तो इस हिसाब से बेसिकली जो है आपके पास में 6th, 7th और 8th के अंदर बहुत ही बेसिक सी चीज़ें दी गई है। पर मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा, कई लोग कहते हैं सर 8वीं से शुरू करो, मतलब ओवर पास्ट पार्ट 3 से शुरू करो। नहीं, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों ही बेसिकली क्या है, एक कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, है ना। तो सबसे पहले जब भी आप इस किसी भी एनसीईआरटी को शुरू कर रहे हैं तो इस तरीके से शुरू मत करो कि मैं 6th की ज्योग्राफी, 6th की पॉलिटी, 6th की इकोनॉमी पढ़ूंगा। नहीं, आप इस तरीके से कोशिश करो कि सर मैं जैसे हिस्ट्री है तो मैं जैसे इस हिस्ट्री की ही जो ये तमाम आपके पास में 6-7 किताबें हैं, इन 7 किताबों को, 8 किताबों को बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से 1 महीने में खत्म करूंगा। अब 1 महीने में खत्म करने के लिए क्या है सर मेरे पास में कि सर लगभग 900 पेज अप्रॉक्सीमेट में लेके चल रहा हूं जो महत्वपूर्ण होने वाले हैं, लगभग 30 डेज में मेरे को कंप्लीट करना है। तो क्या मैं लगभग कह सकता हूं सर मैं 30 से 40 पेज भी डेली पढ़ता हूं तो क्या कवरेज हो सकती है? ईजिली हो सकती है। पर वह 30 से 40 पेज डेली पढ़ने के लिए एक थंब रूल बनाना होगा कि भैया सुबह 4 से 6 और शाम को 4 से 6, सुबह 4 से 6 कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा। और शाम को 4 से 6 भी बेसिकली क्या है, बहुत ही चंचल समय होता है। उस चंचल समय में भी आपको अपने आप को बेसिकली क्या करके रखना है, हाँ, एक तरीके से खूंटे से बांध के रखना है कि सर मैं हिलूंगा नहीं अपनी चेयर से। क्योंकि मॉर्निंग अगर जिसकी डिसिप्लिन हो गई और इवनिंग डिसिप्लिन हो गई तो अगला दिन अपने आप डिसिप्लिन होने वाला है। और 1 महीना अगर आपने ये कर दिखाया ना, तो मैं बताऊंगा आपने जिंदगी में अभी तक नहीं किया होगा। तो 6 से लेकर के 12 तक की अगर आप एनसीईआरटीज 1 गो के अंदर कर रहे हैं, अच्छा एनसीईआरटीज पढ़ते तब समय आपको कुछ डाउट्स आएंगे कि सर कोई शब्द है ना, नहीं समझ में आया, अब वो बताएगा आपको कि सर इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, कई जगह पे मिट्टी के हम्प पाए गए। अब मेरे को नहीं पता हम्प का मतलब क्या होता है ना, नहीं पता मेरे को टेराकोटा का मतलब क्या होता है ना, मिट्टी की सील का मतलब क्या होता है मेरे को नहीं पता, डांसिंग गर्ल क्या है, ब्रॉन्ज स्टैचू क्या है। इट्स ओके। हमेशा 2 चीजें होती हैं, कोई भी टॉपिक को पढ़ोगे या तो समझ में आया या फिर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, नहीं समझ में आया, क्योंकि उसके शब्दकोश, उसकी वर्णावली हमारे लिए नहीं है। इट्स ऑलवेज ओके, इट्स ऑलवेज ओके। जब तुम आईएएस बन भी जाओगे ना, तब भी 10 चीज तुम्हारी टेबल पे ऐसी आएगी हर रोज फाइल्स में जिसके बारे में तुम्हें बिल्कुल सन्नाटा, कुछ पता नहीं होगा, पर उसको सीखना होगा और उसके ऊपर अच्छे से डिसीजन भी लेना आना चाहिए आपको। तो यह तो खाली आपकी ट्रेनिंग है। तो यह 30 पेजेस, 40 पेजेस प्रतिदिन जो आप एनसीईआरटी के पढ़ने वाले हैं, यह मात्र आपकी ट्रेनिंग है। इसका कोई यूट्यूब चैनल से लेना देना नहीं, इसका कोई कोचिंग क्लास से लेना देना नहीं, ये आपका टोटल स्वाध्याय है। क्या है यह? आपका टोटल स्वाध्याय है, सेल्फ लर्निंग है कि सर इतना तो मुझे खुद से करना है। अच्छा, 5 से 10 मिनट एक पेज को दे सकते हैं, मिनिमम 5 मिनट एक पेज को अच्छे से देना है। और मैक्सिमम कितना दे सकता हूं मैं? मैक्सिमम दे सकता हूं मैं 10 मिनट्स। अगर 10 मिनट से ज्यादा दे रहा हूं तो अपना कान खींच लेना खुद ही, है ना, मम्मी पापा के या टीचर के वहां पे रूम पे आकर के खींचने की जरूरत नहीं है। एक पेज पे जरूरत से ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। याद रखना, तुम्हारे पास में तुम्हारा समय ही तुम्हारी करेंसी है, वही तुम्हारी मुद्रा है, वही तुम्हारी बरकत है, वही तुम्हारी दौलत है। इसको फालतू खर्च किया बर्बाद हो जाओगे कल, है ना, और इंटरेस्ट भी लूज हो जाएगा। तो इससे तो अच्छा है
टाइमर लगा के पढ़ो। मेरे को याद है मैं जब भी बेसिकली पढ़ता था या अभी भी जैसे भी पढ़ता हूँ ना, अभी भी जैसे कभी भी आपकी क्लास बनानी होती है या फिर आपकी क्लास के लिए भी कभी पढ़ना होता है, तैयारी करनी होती है, तो मैं हमेशा टाइमर लगाता हूँ। टाइमर हमेशा 50 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। कितना? 50 मिनट। 50 मिनट होते मैं उठ जाता हूँ मेरी चेयर से। कारण 10 मिनट घूमो फिरो हिलो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, मेडिटेट करो, कुछ भी करो, पानी पी लो, कुछ खा लो, अपना ग्लूकोज लेवल मेंटेन करो, ऑक्सीजन को रिफ्रेशन करो, है ना, फिर वापस 50 मिनट के लिए बैठ जाओ। तो 5 घंटे लगातार पढ़ने की बजाय एक एक घंटा पढ़ो, और उस एक घंटे में भी 50 मिनट बहुत ही इंटेंसिटी से पढ़ो। 50 मिनट भले तुम्हारे फोन में 10 मिस कॉल आ गए, सब वेट कर लेंगे। 50 मिनट में दुनिया को वापस रिप्लाई कर दूंगा मैं, बस 50 मिनट सबसे कट, पूरी दुनिया से कट। और वो 50 मिनट मतलब 10 पेज मेरी एनसीईआरटी के खत्म होने चाहिए। 10 पेज का लगभग एक चैप्टर होता है, आराम से कंप्लीट हो सकता है। एक चैप्टर को 1 गो में खत्म करो, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लो, फिर एक चैप्टर खत्म करो, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लो। ये तो हो गई गणित की बात, मैकेनिकल वे के अंदर कि सर कितने चैप्टर्स आते हैं, कितने पेजेस है ना। ये हिस्ट्री की बात की। वैसे हमारी पॉलिटी भी है। क्या बात, हिस्ट्री के बारे में तो मैं इतना नहीं कह सकता स्पेसिफिकली, पर पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है भैया कि डाल डाल पात पात, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, यूपीएससी हो या पीएससी हो, हर जगह पे इस एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो हिस्ट्री के अंदर तो जैसे आपने 1000 पेज पढ़े, वहां से आपको जितना आउटपुट नहीं मिलेगा ना, इतना पॉलिटी से मिलने वाला है। पॉलिटी के अंदर लगभग आपके पास में 79 चैप्टर्स है। मैं ये मान के चल रहा हूँ ये एक ही किताब है, 6ठी से लेकर के 12वीं तक, है ना। तो पहले है सोशल पॉलिटिकल लाइफ, बेसिक सी चीजें हैं 8वीं तक तो, है ना। फिर यहाँ से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, अब थोड़ी भारी चीजें शुरू हो रही है। फिर थोड़ी सी थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, है ना, वर्ल्ड पॉलिटिक्स आ जाएगी और इंडियन पॉलिटिक्स इंडिपेंडेंस आ जाएगी। सो ये कुछ महत्वपूर्ण सी किताबें हैं दोस्तों आपके पास में। अच्छा, कई विद्यार्थी कहते हैं सर ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी। मैं उसको ये कह रहा हूं मेरे प्यारे, यूपीएससी पेपर वहां से बनाता है या पीएससी पेपर वहां से बनाता है जो सोर्सेस सबके पास है। सोर्सेस सबके पास क्या है? एनसीईआरटी है, स्टेट की किताबें हैं और अखबार है। इन 3 चीजों से मुख्यतः कोर 60-70% पेपर का बेस वहां से आता है, उसका उद्गम वहां से होता है। फिर वो क्रिटिकल थिंकिंग में तो किसी भी तरीके से बेंड कर सकता है उस क्वेश्चन को, ठीक है। सो आपको पता रहना चाहिए ओल्ड जो गई। हाँ, आप बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है, आपके भी कोई बकायदा एक सीनियर भैया होंगे जो आपको बताएंगे ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लो, तमिलनाडु की बुक्स पढ़ लो। अगर आपके पास समय है, संसाधन है, करना चाहते हैं तो करिए। मैं उन प्राय विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहा हूं जो गांव देहात, टियर 2 टियर 3 टाउन में रहते हैं, जिनके पास में कोई कोचिंग या फिर कोई प्रॉपर मेंटरशिप का जरिया अवेलेबल नहीं है। और उन विद्यार्थियों को अगर एक एनसीईआरटी को किस तरीके से अप्रोच करना है तो इस वीडियो, इस क्लास के थ्रू वे जान सकते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा मेरे को बताओ, ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर क्या इंडियन हिस्ट्री अलग आएगी? क्या फंडामेंटल राइट्स अलग आ जाएंगे? क्या यहाँ पे आपके पास में साइंस के जो फाउंडेशन या फिर फिजिकल जो नियम हैं क्या वह चेंज हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो आपको ये याद रखना है कि सर 100% तो नहीं, कोई नहीं कवर कर सकता। इवन जो हमारे टॉपर्स रहे हैं इस साल के या जो भविष्य में भी जो रहने वाले वो भी नहीं कवर कर सकते। आपको मेजॉरिटी कवर करनी है, 70-80% कवर होना चाहिए। एनसीईआरटी से फैक्ट्स उठाने हैं, एग्जाम्पल्स उठाने हैं, एनसीईआरटी से डेफिनेशंस उठानी है, परिभाषाएं उठानी है, वहां से अपनी परिकल्पनाओं को, अपने कंसेप्ट को बहुत ही अच्छा कर लेना है, ठीक है ना। यह लक्ष्य होता है एनसीईआरटी का। अगेन गोज विदाउट इट, 1200 पेजेस के आसपास में यहाँ पे भी हैं आपके पास में, ठीक है ना। लगभग कोई भी किताब, कुछ थ्योरी की किताब होगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, वो 250 पेज की है। इसके अलावा लगभग सारी किताबें 100-150 पेजेस के आसपास की हैं। और इसमें भी मैं हर चीज आपको क्या कराने वाला हूँ? स्टार मार्क, है ना, कि बस ये करो, ये कर लो, है ना। और हर ऐसा नहीं कि बुक को कवर से कवर करना है, ये 1200 पेज पूरे पढ़ने। इसमें से भी 30% 40% बेसिकली क्या है? खरपतवार है ना, उसको हटा देंगे हम, है ना। सिर्फ उतना पढ़ना है जो आपके लिए आवश्यक है। हाँ, फिर तुम्हारे पास समय है तो चुन्नू मुन्नू की कहानियां भी सुनो, है ना, कि डाइवर्सिटी क्यों है ना, विविधता क्यों है ना। अब उतना बेसिकली हम लोग बेसिक में नहीं चले जाएंगे कि यार उस चीज के लिए भी बेसिकली मैं बच्चों को कहूँगी यार सुबह 6 बजे 4 बजे उठ के वो चीज पढ़ो, है ना। तो मैं कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग लेके चल रहा हूँ कि आप में एक समग्र जो विषय के बारे में जो जानकारी लेने के लिए एक उत्सुकता है। एट द सेम टाइम आप इतने भी बेसिक नहीं हो कि आपको 4वीं 5वीं के लेवल से उठाना पड़े। मैं आपको एक ग्रेजुएट, एक स्नातक के लेवल से पीछे की तरफ देखने के लिए जस्ट लुकिंग बैकवर्ड इनटू द 6 to 12 का हिस्ट्री, है ना, पॉलिटी, एंड देन आपके पास में ज्योग्राफी भी आएगा, राइट। यू विल हैव द ज्योग्राफी ऑल्सो, जैसे अर्थ आर हैबिटेट,
कई प्रश्न इससे सीधे आते हैं और अभी भी आते हैं, गत वर्ष भी पूछे गए 6ठी क्लास के एनसीईआरटी से। बोलोगे सर आईएएस में पूछा, यूपीपीएससी में पूछा, बीपीएससी में पूछा, एमपीएससी में पूछा। यस, आप पेपर उठा के देखिए, पीवाईक्यू उठा के देखिए, यू विल नो अबाउट इट। और जब मैं ये एनसीईआरटीज करवाऊंगा आपके पास में, आई एम ब्रिंगिंग द सेशंस ऑफ द एनसीईआरटीज ऑन दिस चैनल ओनली एंड ऑल्सो ऑन द यूपीएससी वाला चैनल, तो आप ये चीज देख पाएंगे। क्योंकि मैं जैसे ही कोई एनसीईआरटी कराऊंगा, आई विल शो यू, देखो इससे ये क्वेश्चंस उठे हैं, इस साल उठे हैं, इस एग्जाम में उठे, ताकि आपके एक अंडरस्टैंडिंग, एक इंटरेस्ट पैदा हो जाए। अच्छा, इस चैप्टर को किस एंगल से पढ़ना है, इस चैप्टर को किस एंगल से पढ़ना है, उस चैप्टर को 10वीं के एंगल से पढ़ना है, या उस चैप्टर को जो है ग्रेजुएशन के एंगल से पढ़ना है, या फिर पीएससी के एंगल से पढ़ना है। तो बहुत ही दृष्टिकोण ही जीवन के अंदर कहता है कि हर चीज का नजरिया जो होता है ना, वही उसका जो आउटपुट है, वही उसका जो बेसिकली आपके पास में रिजल्ट है, वह तय कर लेता है। अगर आपका नजरिया इस एनसीईआरटी को पढ़ने का अलग हो जाए तो, है ना, गीता हम सबके घरों में रखी है, कुरान, बाइबल हम सबको घरों के अंदर रखी होती है, पर उसके लिए जो नजरिया है, सैक्रोसेंट नजरिया हो, उसके लिए जो एक समर्पण का नजरिया, उससे सीखने का नजरिया, उससे व्यक्तित्व के अंदर निखार लाने का नजरिया हो, सीखने का नजरिया हो, तो डेफिनेटली काफी कुछ किया जा सकता है दोस्तों। तो डेफिनेटली यहां पे भी आपके पास में लगभग 800 पेजेस हैं, रफली वही 20-30 पेजेस जो है आपके पास में, ज्यादा कुछ काम के नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ द सेगमेंट इज इंपॉर्टेंट, है ना। थ्योरेटिकल पार्ट को छोड़ करके कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो हम इससे लेने की कोशिश करेंगे। फैक्ट्स है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी के, वो यहाँ से सीखने की कोशिश करेंगे। फिर है इकोनॉमी। सर आपका ऐसे इसके बिना नहीं लिखा जा सकता, आपका ऐसे इसके बिना नहीं लिखा जा सकता, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में इसके बिना नहीं हो सकती है। तो इसीलिए भारत आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले और वर्तमान के अंदर उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, क्या आर्थिक परिसंरचना है, किस तरीके से मैक्रो इकोनॉमी आपको पढ़नी होगी। याद रखना, हर सब्जेक्ट पढ़ना है क्या? नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ वही चीज़ें महत्वपूर्ण है जैसे 10वीं के एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, क्योंकि 6 से तो है ही नहीं इकोनॉमी, 10वीं से शुरू हो रही है। और अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रायः यह एनसीईआरटी ऐसे पेपर के पहले हम रिकमेंड करते हैं हर स्टूडेंट को कि जो भी ऐसे पेपर लिखने जाएगा ना, उससे पहले थोड़ा सा ये पढ़ लो, थोड़ा सा हम एथिक्स के नोट्स भी देते हैं उसको, है ना, तो वो पेपर 4 जीएस के भी नोट्स पढ़ के जाता है उस समय। तो ये सारी चीजें हम लोग क्यों कर रहे हैं? व्हाई डू वी डू दैट? क्योंकि यहाँ से सब्सटेंशिएशन आएगा, यहाँ से डिलाइटफुल टर्न्स आप किस तरीके से ले सकते हैं अपने एसेज के अंदर, अपनी आंसर राइटिंग में, वो सीखने को मिलेगा। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, मैक्रो इकोनॉमी एंड द माइक्रो इकोनॉमी। इसमें से माइक्रो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी ज्यादा है उसमें, जो कि प्राय परीक्षा में नहीं पूछी जाती है, परंतु मैक्रो महत्वपूर्ण है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एसोसिएटेड विद बजट, इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स, यह आपका टोटल सिलेबस बनाता है, यही आपका टोटल सिलेबस बनाता है। तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेड रॉक्स, कंसेप्ट्स यहां से शुरू हो जाएगा आपके पास में। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइंस। कई स्टूडेंट्स हैं साइंस को बेसिकली बहुत हल्के में लेके चलते हैं, इतना हल्के में लेके चल रहे होते हैं साइंस को कि सर कर लेंगे घटना चक्र, सर ल्यूसेंट कर लेंगे, सर XYZ कोई और किताब कर लेंगे। माना, सम्मानजनक पब्लिकेशंस की किताबें बहुत सालों से चली आ रही हैं, पर अब समय बदल रहा है, अब फैक्चुअल नहीं, अब कंसेप्चुअल, और कंसेप्ट में भी 2-3 कंसेप्ट और उनके इंटरलिंकेजेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, और उसका करंट के साथ में बेसिकली क्या किया जा रहा है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है। हेंस यहाँ पे चाहे आपके पास में ये 1100 पेज दे रखे हैं, पर इन 1100 पेज में से भी बेसिकली आपको पता चलेगा कि सर जहाँ से 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर आपको पता होगा फिजिक्स के कुछ चैप्टर है, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर है, बायो के कुछ चैप्टर, राइट, यही होता है, यही है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, है ना। तो लगभग हमको यहाँ पे बायो के अंदर स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट पे फोकस करना है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ मूलभूत प्रिंसिपल्स के ऊपर जो हमारी डे टू डे लाइफ के ऊपर प्रभाव डालते, जो हमारे दैनिक जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं, है ना। सिलेबस में बस इतना ही है, जिसको हम जनरल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वी कॉल द जनरल साइंस। एनवायरमेंट, इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, 12th की एनसीईआरटी, है ना, बायोलॉजी की, वह महत्वपूर्ण हो जाती है इसके अंदर। तो जितना सटीक जरूरी है उतना ही हम करने वाले हैं, चेरी पिक करेंगे इसके अंदर, और लगभग आपके पास में यह भी लगभग 600-700 पेज के करीब जाएगा। उसका भी हम तारांकन करेंगे, स्टार मार्क करेंगे कि ये चैप्टर करना है, ये नहीं करना है, और इस चैप्टर में से ये पोर्शन करना है, इसको नहीं करना है। देखिए, 2 तरह के टीचर्स हो सकते हैं, एक तो खाली बोल देंगे कि सर ये कर लो, पर खाली कर लो से तो बेसिकली स्टूडेंट के दिमाग में छप नहीं जाएगा वो, है ना। तो वो टीचर को करके सिखाना भी होगा और दिखाना भी होगा कि वो चीज को किस तरीके से जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना, हाउ टू गो फॉरवर्ड। तो इसके ऊपर भी हम लोग आपके सामने प्रॉपर डिटेल्ड सेशंस लेके आने वाले हैं।
देन चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी, चैप्टर्स ऑफ द एनसीईआरटी के अंदर आपके पास में टोटल चैप्टर्स कितने हैं? हिस्ट्री के अंदर देखेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस के टोटल 300 से ज्यादा चैप्टर्स हैं आपके पास में, और 5000 के आसपास में पेजेस है, मोर और लेस दे आर लाइक 3500 पेजेस, 3500 पेजेस। अच्छा, मैं वही बात कर रहा हूं, इन्हीं 3500 या फिर लगभग 3600 पेजेस को अगर मैं मंथ्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करना शुरू कर दूं आपके पास में, तो लगभग कितना हो गया मेरे पास में? हाँ, 120 डेज। कितना हो गया आपके पास में? 120 पेजेस पर डे। इज इट सो? इसी को कर दीजिए 4 से डिवाइड, या फिर 100 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 30 से नहीं कर करके 100 से कर दीजिए, तो लगभग आपके पास में 30 से 40 पेजेस भी आप हर दिन कर रहे हैं, तो भी आप इजीली इस टारगेट को जो है 100 दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। ये तो कहती है मैथमेटिक्स कि सर अगर आप कवर टू कवर कर रहे हैं तो, पर अगर आप कवर टू कवर नहीं कर रहे, एक प्रॉपर मेंटोरशिप में कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से प्लान करते हुए इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। तो आप जनरली 6 to 12 में कर सकते हैं अगर आपके पास में 1 साल से भी ज्यादा का समय है शेष। जनरली इतना करना चाहिए कि सर मैं 100 दिन तो दे सकता हूं, 100 डेज तो मैं मिनिमम दे सकता हूं एनसीईआरटी के लिए, परंतु आपके पास में हमेशा चेक करो वेटेज कितना है ना, और सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो चैप्टर है या नहीं है, तभी वो चीज करना है आपके पास में, है ना। क्योंकि अगर वो रेलेवेंट है, जैसे पीएससी के लिए क्या वाकई के अंदर इकोनॉमी रेलेवेंट है एनसीईआरटी? यस, रेलेवेंट है ना। ओनली द मैक्रो वन इज रेलेवेंट एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रेलेवेंट। तो आपको 5 में से सिर्फ वो 2 ही करनी है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए क्या चीज जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, इसके लिए सिलेबस और पास्ट ईयर पेपर। कल का मैंने एक और वीडियो डाला था जिसमें मैंने स्पेसिफिकली सभी स्टूडेंट्स को कहा है कि सिलेबस पे जाने से पहले पास्ट ईयर पेपर को उठाओ। जब तक पास्ट ईयर पेपर को नहीं उठाओगे आपको पता नहीं चलेगा आपका सिलेबस का कीवर्ड कह क्या रहा है। वहां लिखा हुआ एक शब्द है, उस शब्द के ऊपर क्या क्या चैप्टर्स और क्या क्या टॉपिक्स, सब टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं आपके पास में। तो जब भी आप किसी भी एनसीईआरटी को रीड करते हो तो ये मत सोच के चलो कि सर एक रीडिंग हो गई और वो चीज मेरे दिमाग में छप गई। नो सर, फर्स्ट रीडिंग के समय तो आपको सिर्फ कोशिश करनी है समझने की कि जो भी आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो भी आपकी डेफिनेशन है, फैक्ट्स हैं, एग्जांपल्स हैं, डेटा है, उसको थोड़ा समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है हमको। और जब आप सेकेंड रीडिंग इसको देते हैं तब आप नोट्स बनाए। यस, कई स्टूडेंट्स बेसिकली क्या करते हैं कि कोई एनसीईआरटी खोलेंगे, उस एनसीईआरटी को खोलते जैसे 11th की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आपने उठाई, ज्योग्राफी की, है ना, और उस किताब को उठाते ही आप यहां पे देखेंगे कि हर पेज के ऊपर, हर पैराग्राफ के अंदर से बेसिकली 3-4 पॉइंट बन रहे हैं। पूरी किताब के अंदर लगभग 16 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर के अंदर लगभग आप देखेंगे 200-250 पेजेस है ना। तो आप खुद के 200 पेज के नोट्स और एनसीईआरटी बना देंगे, जबकि आपको करना तो क्या चाहिए कि जब आपके पास में 200 पेज है ना, मैं जनरली क्या करता हूं आपके पास में कि अगर कोई भी एनसीईआरटी लगभग पेज की है, डिवाइडेड बाय द 6, इतने ही नोट्स बनने चाहिए आपके पास, इतने ही नोट्स बनने चाहिए। मतलब ये लगभग 30 पेज से आसपास के नोट्स बनने चाहिए, दैट्स इट। 30 पेजेस मतलब 15 पेज आगे पीछे, एक A4 साइज पेज होगा, एक पेज, इसके पीछे का दूसरा पेज, इस तरीके के 15 पेज होंगे, और ये मेरी होगी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के नोट्स, ठीक है ना। इससे ज्यादा नहीं बनाना है, 1/6 करना है हर एक चीज को, मतलब आपको समराइज करना है। और वो समराइज कब कर पाएंगे? जब आप पहले समझ चुके हैं, फिर आप नोट्स मेकिंग पे आते हैं। जनरली स्टूडेंट्स बेसिकली क्या करते हैं कि 150 पेज की एनसीईआरटी, खुद के 80-90 पेज की खुद की एक एनसीईआरटी खुद छाप देते हैं। वो एक बेसिकली अधूरे सपनों में रह जाता है ना, कि भाई पब्लिश नहीं कर पाए, नहीं तो उनका बस चलता तो वो पब्लिश भी कर दे खुद के नोट्स को, है ना। हाँ, तो भगवान से थोड़ा डरो और एनसीईआरटी ऑलरेडी बहुत ही क्रिस्प है, उसको और क्रिस्प करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये चीज याद रखते हैं, फिनिश एनसीईआरटी रीडिंग इन अबाउट 2 months। जब इन्होंने के अंदर कम से कम महत्वपूर्ण एनसीईआरटी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी आपको फिनिश कर लेनी चाहिए। पर अगर मैं वापस उस चीज पे आ रहा हूं, ग्रेजुएशन में हो या आप बहुत ही बेसिकली जो है धीरजवान विद्यार्थी हो, है ना, विरला ही कोई होता है कि सर आराम से 2025 लिखना है, कि सर 2 साल तक मैं लगातार प्रिपेयर करूंगा, बीच में हिलूंगा डुलूंगा नहीं, तो 6 से स्टार्ट कर लो, तो 6 स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर लो। और जनरली स्टार्ट वहीं से करना भी चाहिए, है ना। आदर्श तो वही कहता है, क्योंकि बीच में से उठाओगे, तुम अल्फाबेट्स पढ़ने की कोशिश करो, बोले सर वॉवल्स नहीं पढ़ूंगा, खाली कॉन्सोनेंट्स पढ़ूंगा, मजा आएगा क्या? वॉवल्स तो झक मार के बाद में पढ़ने ही पड़ेंगे तुमको, वही चीज है। तो जो चीज छूट जाएगी वो कहीं न कहीं रेफरेंस बुक से करोगे,
कोचिंग्स में जाके करोगे, इससे अच्छा खुद से अंडरस्टैंड करो ना। जो स्वाध्याय है उसका तो मुकाबला कोई नहीं कर सकता है ना। देखिए, और ये चीज हम इस प्लेटफॉर्म से क्यों कह रहे हैं आपको, क्योंकि हमारा लक्ष्य मात्र आपसे फीस नहीं लेना है, हमारा लक्ष्य है आपके अंडरस्टैंडिंग में, आपकी तैयारी में, आपके कॉन्फिडेंस में वैल्यू एडिशन हो। जो जर्नी आप स्वयं से तय कर रहे हैं वह जल्द तय कर पाए, वह सही गाइडेंस में तय कर पाए, और कम से कम संसाधनों को और टाइम को वेस्ट करते हुए कर पाए, मतलब कम से कम संसाधन के साथ में कम से कम समय में वह पॉसिबल हो पाए। सो यू मेक श्योर लगभग 3 महीने का भी अगर आप समय लेते हैं शुरुआत के अंदर स्टूडेंट्स तो भी ठीक है, परंतु आप ऑलरेडी तैयारी में हैं, 1-2 अटेम्प्ट लिख चुके हैं, तो 2 महीने काफी होते हैं एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है भैया। सो मेक श्योर यू फिनिश द 2 रीडिंग्स ऑफ द एनसीईआरटी इन द 2 months टाइम। इन द हिस्ट्री द ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स आर रिकमेंडेड फॉर द ज्योग्राफी द न्यू ones। ये भी आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री के अंदर कई स्टूडेंट्स को बेसिकली ओल्ड एनसीईआरटी चाहिए होती है, वो हम दे देंगे। RS शर्मा चाहिए तो हम RS शर्मा करके देंगे आपको मिडाइवल के लिए कुछ चाहिए तो हम वो देंगे, एंशिएंट के लिए कुछ चाहिए तो वो देंगे। पर इस चैनल पे आपको धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी सारी चीजें मिलने वाली है इन अ वेरी प्लान्ड एंड वेरी क्रिस्प मैनर। सो आपको उसके लिए पूरा निश्चिंत होकर के साथ चलना है। व्हेन गोइंग थ्रू द सेकंड रीडिंग, कभी भी आपको टॉपिक्स को मैक्रो मैनेज करके चलना होगा। मैक्रो मैनेज करने का क्या मतलब है भैया, कि सर स्टिकी नोट्स अपने पास में रखने, क्या रखने, इस टाइप के स्टिकी नोट्स, और उन स्टिकी नोट्स के ऊपर ही बेसिकली लिख करके चलना है। सर जैसे सपोज मैं चैप्टर उठा रहा हूं वर्ल्ड एंड क्लाइमेट चेंज, एक एनसीईआरटी का चैप्टर मैंने प्रिंट किया है ऑनलाइन, है ना भाई, कॉपीराइट स्ट्राइक मत मार देना एनसीईआरटी वालों। चलो तो देखो यहाँ पे वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 दे रखा है। इसके अंदर बहुत ही, मैं ये मानता हूं कि इस बुक का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ये है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ये है। अब इस चैप्टर को पढ़ते वक्त, अभी जैसे आपने पहली रीडिंग दी, इसको समझा, दूसरी रीडिंग दी, इसके आपने नोट्स बना दिए, लगभग यह 1, 2, 3 और 4 लगभग 8-9 पेज का चैप्टर है। इस 9 पेज को आपने लगभग जो है 2-3 पेज में समरी कर दिया, है ना। अब वो 2-3 पेज में समरी करते करते आप बेसिकली क्या करो, एक स्टिकी नोट्स इसके साथ में लगा दो। अब आपके दिमाग में क्या है कि सर एक 9 पेज पढ़ते समय सपोज आपने 5 मिनट के हिसाब से लगभग 1 आवर में ये चैप्टर कंप्लीट किया, नोट्स बना लिया, और 1 आवर में 2 आवर इसको दे दिया। अब वो 2 आवर की अंडरस्टैंडिंग के बाद में आपका दिमाग क्या कह रहा है, इसमें क्या चीज खतरनाक है, क्या चीज भूलने लायक है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज फॉरगेटेबल, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, हाउ यू हैव मेड द नोट्स, व्हाट विल बी योर अप्रोच फॉर रिवीजन। तो अपने रिवीजन के लिए यहाँ पे नोट्स बनाओ, यहाँ पे रिवीजन के लिए क्लिप्स करो इसको, ठीक है ना। एनसीईआरटी के अंदर करो, चाहे अपने नोट्स के अंदर करो, चाहे फिर एनसीईआरटी को साइड कर लेना, यह करना जरूरी है आपके पास में, है ना। सो यू शुड ऑलवेज टेक नोट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक मेंशन्ड इन द सिलेबस। जो सिलेबस में मेंशन्ड है उसके अनुसार आप नोट्स बनाएंगे, हर टॉपिक के नोट्स नहीं बनाएंगे आप लोग, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग द बायोडाइवर्सिटी, है ना, या फिर अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब भैया उसके ऊपर 3 चैप्टर दे दिए उसने, इक्वालिटी के ऊपर ही, फ्रेटर्निटी के ऊपर ही। अब तुमको पता है यार कि यार इस पे नहीं पूछा जाएगा, तो उससे कंसेप्ट उठाओ खाली, उससे बेसिकली कंसेप्ट उठाओ खाली, है ना, उससे अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ, समझ रहे हो। पर जो सिलेबस से रिलेवेंट है, जो पास्ट ईयर पेपर से रिलेटेड है, उसके ऊपर पूरा नोट्स बनाओ। तो सपोज इस एनसीईआरटी को आप उठाने के लिए आओगे, 16 चैप्टर है, 16 के 16, 15 के 15 चैप्टर के नोट्स बनाओगे क्या, हाँ नहीं बनाने, तो उसके लिए बेसिकली यह वीडियोस को समझना जरूरी हो जाएगा आपके लिए। ऑलवेज रेफर टू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस व्हेन रीडिंग द एनसीईआरटी। अगर ये नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं, है ना। होटल में गए भैया 4 चपाती ले आना, है ना, और होटल वाला पूछ रहा है खाओगे किससे, सब्जी ले आए, चटनी ले आए, रायता ले आए, तुम मम बैठो, चुपचाप बैठो, बस 4 रोटी ले आओ। समझने की कोशिश करो, कोई भी चीज की यूटिलिटी तभी है जब उसको पूरे ज्ञान से उसका सकल पोटेंशियल टैप किया जा सकता है ना। इट्स नॉट अबाउट हैविंग नॉलेज, इट्स अबाउट यूजिंग द नॉलेज। आप एनसीईआरटी में नॉलेज है पर उसको यूज कैसे करना है वो बताएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कि सर 7वीं की एनसीईआरटी पॉलिटी के अंदर से बेसिकली एक उठा करके यूपीएससी क्वेश्चन दे देता है, व्हाट आर राइट्स, अधिकार क्या है, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, है ना, व्हाट इज राइट टू वोट। और भाई साहब अब कह रहे यार ये तो बाजीराम एंड रवि या फिर XYZ डिवीजन में या पीडब्ल्यू में, या हमको तो वहां से पढ़ाया गया सर, बहुत बड़े लेवल से पढ़ाया गया है, वहां तो प्रोफेसर्स ने पढ़ाया है, अब ये तो आया ही नहीं। भैया ये हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं कि सर इतना 6 का 7th का एनसीईआरटी आप पढ़ के आए हैं, अध्ययन करके आए, फिर आप क्लास में आए, तो हम बेसिकली आपको पढ़ाना सीखे सर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, बेसिक राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, कौन कौन से कन्वेंशन है, कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन से अमेंडमेंट्स है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आप बिना तैयारी के कूदोगे
कोचिंग करने के लिए, फाउंडेशन कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, आपको लगेगा टीचर एरोगेंट है, पूरा नहीं पढ़ाया, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। हाँ, वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि आप ये सोचते हो कि जैसे स्कूल के अंदर चैप्टर 1 क्लास वर्क, होमवर्क, लास्ट में जाते हुए टीचर कॉपी साइन करके देता है, वेरी गुड, है ना, ये वो नहीं है। यहां पे नोबडी इज लुकिंग ओवर योर शोल्डर, नोबडी इज लुकिंग ओवर योर शोल्डर। कोई टेस्ट नहीं देगा, कोई मार्किंग नहीं है, कोई हाफ ईयरली या सेक्शनल एग्जाम नहीं है। यहां पे क्या होगा, सीधा फॉर्म भरोगे और एग्जाम देने जाओगे, उसका रिजल्ट 3 महीने बाद, 2 महीने बाद में आएगा, सिलेक्शन हुए या नहीं हुए और किस मार्क्स से किस सब्जेक्ट के एरर्स के कारण चुके, वो तुमको 1 साल बाद में पता चलेगा। और 1 साल तक प्रीलिम्स या मेंस रुकने के कारण तुम्हारे में पेशेंस भी नहीं होगा कि तुम 1 साल तक वेट करोगे उस गलती को ढूंढने के लिए। बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। हाँ, सो क्या आप समझ पा रहे हैं एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर पेपर क्यों जरूरी है? कोई कोचिंग, कोई टीचर खराब नहीं है, पर मेरी तैयारियों को टीचर्स और कोचिंग्स सिर्फ क्या करने वाले हैं, सब्सटेंशिएट करने वाले हैं, उसके ऊपर एक रॉकेट बूस्टर्स का काम करने वाले हैं। आपकी जो गति है उसको 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना करने का काम एक मेंटोर का, एक कोचिंग का रहने वाला है। राइट, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। और उसके लिए एनसीईआरटी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और लगभग आपने देखा कि जैसे 500-600 पेज की लगभग एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज हैं, तो हमको चूकना नहीं है इसके अंदर, कर लो, 2-3 महीने का काम है, क्योंकि ये 3 महीने का काम नहीं करोगे तो तुम्हारे 3 साल वेस्ट हो सकते हैं। हाँ, मैं वापस दोहराता हूं इस स्टेटमेंट को, अगर ये 3 महीने का काम नहीं किया तो तुम्हारे 2 साल वेस्ट हो जाएंगे, तुम्हारे 3 साल वेस्ट हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे मॉक्स में मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारी आंसर राइटिंग तुम कोशिश करोगे, पर वो तुम्हारा एक लय उस लेवल तक, एग्जाम लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। रिजल्ट, रीजन, फैक्ट्स नहीं है, डेफिनेशंस नहीं है, कंसेप्ट्स नहीं है, एग्जाम्पल्स नहीं है, राइटिंग का लहजा वो नहीं है, तो वो सारी चीजें कहाँ मिल रही है एनसीईआरटी में, तो क्यों नहीं करना है? और वही चीज तुम जो है बाद में जाकर के लाखों रुपए घर का खर्च करके बेसिकली किसी कैपिटल के अंदर, राजधानी में जाकर के पढ़ोगे, घर से दूर, डिस्ट्रैक्शंस के साथ, समझ रहे हो? इससे अच्छा घर में पढ़ो। आई होप इस वीडियो में जो कह रहा हूं आप उसको अदरवाइज नहीं लेंगे और सिर्फ अपने अध्यापन तक ही उसकी जो रेलेवेंस रखने वाले हैं। मूविंग फॉरवर्ड, एवरी सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ द नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी। जैसे अगर हिस्ट्री के अंदर बनाना है तो क्या मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा? हिस्ट्री के अंदर एक फ्लो चार्ट बनेगा प्रॉपर, है, इंटरलिंकेजेस डेवलप होंगे आपके पास में, तो इट कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लो चार्ट चाहिए होगा आपके पास में, इन्फोग्राफिक्स चाहिए होगा, फैक्ट्स आएंगे आपके पास में। जबकि ज्योग्राफी में क्या आएगा आपके पास में, नेमोनिक्स वगैरह आपको याद करना होगा, है ना, सियाल, सीमा, नीफे, हाँ, एटमॉस्फेयर में कौन सी हाइट पे क्या है क्या नहीं है, हर एक चीज में अंडरस्टैंडिंग के साथ में उसको याद रखना होगा। तो कहीं इन्फोग्राफिक्स जरूरी है, कहीं फ्लो चार्ट जरूरी है, कहीं डायग्राम जरूरी है, कहीं नेमोनिक्स जरूरी है ना। याद करो, हमने सीखा था द टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम, हाँ, किस चीज के लिए सीखा था हमने ये, कि सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, स्केड्यूल्स कौन कौन से हैं, है ना। तो इसके थ्रू हमने 12 जो अनुसूचियां स्केड्यूल्स है उसको याद किया था। तो नेमोनिक्स कम्स इनटू वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कोरिलेट द टॉपिक विद द करंट अफेयर। और हमेशा जो भी नोट्स बनाओ ना बच्चों, सपोज यू आर मेकिंग दिस नोट, है ना, तो सपोज आप जैसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जैसे इस तरीके से पेपर के ऊपर बना रहे हो या फिर आड़ा रख के बना रहे हो, तो भी लगभग जो है 20% एरिया छोड़ना है। अगर इधर बना रहे हो तो भी 20% एरिया छोड़ना है। और हमेशा नोट्स किस पे बनते हैं? हमेशा नोट्स बनते हैं आपके पास में A4 शीट के ऊपर। अगर तुम बेसिकली अभी भी स्कूल के लेवल के ऊपर कोई रजिस्टर लेके आए हो, उसमें नोट्स बना रहे हो, तो भैया थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड कर लो, है ना, अभी से अपग्रेड कर लो। A4 साइड्स की रीम आती हैं 200 रुपए की, सस्ती खरीदोगे 150 रुपए की भी आएगी, 500 पेज आएंगे उसके अंदर, ठीक है ना। 500 पेज तुम लिखोगे, मजा आ जाएगा तुम्हारे हाथों को, है ना, एक तरीके से पुनर्जन्म हो जाएगा इन अंगुलियों का। तो यहाँ पे 20% पे लाइन खींच लेनी है, इसको छोड़ देना है। फिर यहाँ पे भी अगर वर्टिकली भी नोट्स बना रहे हो तो 20% पे लाइन खींच के छोड़ देना। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सपोज अभी मैं अर्थक्वेक पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अर्थक्वेक से रिलेटेड, भूकंप से रिलेटेड नोट्स बनाए ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से, तो साइड में मैंने छोड़ दिया। तो अब बेसिकली अगर क्वेश्चन आ गया, जैसे मैं दूसरे दिन अखबार पढ़ रहा हूँ, पंजाब केसरी पढ़ रहा हूँ, अमर उजाला पढ़ रहा हूँ, दैनिक भास्कर पढ़ रहा हूँ, द हिंदू पढ़ रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा हूँ, उसमें आ गया कि सर अभी एनाटोलिया प्लेट के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देखने को मिला है, स्लाइड पास्टिंग मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक आया है टर्की के अंदर, तो क्वेश्चन आ जाएगा, तो तुम वहां पे लिखोगे अर्थक्वेक वेयर, वोल्केनो वेयर, कौन सी टेक्टोनिक प्लेट के अंदर ये वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है, या जो है आपके पास में अर्थक्वेक की एक्टिविटीज हुई हैं, है ना, कौन सा रीजन था, एपिसेंटर कहाँ था, किस सागर, किस महासागर, तो उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आएगी ना, तो अपने नोट्स बनाए रखो। और
जब ये नोट्स वापस तुम पढ़ के एग्जाम में जाओगे ना, जहां पे तुमने स्टैटिक भी और करंट भी बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है, उसको मेमोराइज कर रखा है, तो एग्जामिनर, मैं कहता हूं मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर, पांव पखार के तुमको लेंगे इंटरव्यू वाले, है ना, कि प्रभु आइए और कुर्सी संभालिए। हालांकि ये कहने के अंदर थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो जाएगी, परंतु मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जनरली यह काम स्टूडेंट्स नहीं करते। एनसीईआरटीज क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सिंपल लगती है, ये तो कर ही लेंगे, और यहाँ पे 50,000 या लाख 2 लाख फीस भर रखी है, तो ये तो कोचिंग वाले कराएंगे। तो ना ही तो खुद से करते हैं, ना ही कोचिंग वाले करवा रहे होते हैं। एंड हेंस बेसिकली क्या हुआ आपके पास में, ना घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का। मतलब जो पैसा, जो संसाधन, जो समय लगा, वो वेस्ट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। मैं जो पेन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो हर स्टूडेंट का है, जो गांव देहात में तैयारी कर रहा है, वहां से छोड़ के भी बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। सर क्या करना है हम सभी को पता है, एक इंटरनेट पे सर्च कीजिए, 10 लेसन्स आ जाएंगे, 10 आपके पास में नोट्स आ जाएंगे, 10 तरह की चीज़ें आपको पढ़ने और पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए आ जाएगी। पर सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास में सर समय कम है, लिमिटेड टाइम है। टाइम को मैनेज करना ही जीवन का मैनेजमेंट है। अगर उसकी डिसीजन मेकिंग सही हो गए तो लगभग आप ये मान के चलिए कि जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हो, पारिवारिक या सामाजिक जीवन में हो, चाहे इस तरीके के करियर या कंपटीशन का जीवन हो, हर जीवन के अंदर आप बेसिकली समग्र सक्सेस की तरफ, सफलता की तरफ अग्रसर रहने वाले। तो हमेशा प्लान करके चलना है। सपोज मैं इस मंथ में बैठा हूं मार्च के अंदर या अप्रैल के अंदर, है ना, तो इस मार्च और अप्रैल के महीने को मैं किस तरीके से प्लान कर रहा हूं, है ना। जैसे अगर सपोज एक गृहिणी है तो वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी। सपोज एक व्यक्ति जो जॉब कर रहा है, 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, वो अलग तरीके से उसका लुकआउट होगा, है ना। एक स्टूडेंट जो बीए या एमए कर रहा है उसका लुकआउट अलग होगा। एक स्टूडेंट जो पूरी तरीके से, है ना, हाँ, समर्पित हो चुका है परीक्षा को, कि सर अब तो पीएससी और यूपीएससी ही फोड़ना है, तो पूरा 24 घंटा इसके लिए है, तो उसके लिए अलग होगा। तो मैं यहाँ पे कोई एक आदर्श टाइम टेबल नहीं बना के दे रहा हूँ आपको, बस मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज मेक अ टाइम टेबल। क्योंकि इस टाइम टेबल को अगर आप प्रॉपर नहीं बनाएंगे, आज नहीं तो कल जिसने समय को महत्वता नहीं दी, जिसने समय को वैल्यू नहीं किया, समय उसको ठोकरों में उड़ा देगा। यस, 2 चीजें जीवन के अंदर हमेशा याद रखना, समय और रिश्ते। अगर इनको महत्व नहीं दिया तो ये दोनों ही आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। यू नीड टू गिव इंपॉर्टेंस एंड रेस्पेक्ट टू टाइम, यू नीड टू गिव इंपॉर्टेंस एंड रेस्पेक्ट टू द रिलेशंस इन योर लाइफ। सामाजिक जीवन भी जरूरी है, हाँ, व्यक्तिगत मेरा करियर भी महत्वपूर्ण है, पर अभी आपका करियर महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरीके से आपका ब्रह्मचर्य चल रहा है। ब्रह्मचर्य मीन्स ब्रह्म मीन्स नॉलेज, ज्ञान, तो यू आर एस्पायरिंग टुवर्ड्स द नॉलेज। तो इस वक्त समाज आपको ये नहीं कहेगा, अरे यार तुम राजेश भैया तुम आए तो नहीं शादी के अंदर, या निहारिका तुम परसों बर्थडे के अंदर तो आए नहीं, या हर्ष भैया यार वो तुम्हारे मामा के लड़के की शादी थी, वहां तो तुमने 10 दिन की छुट्टी लेके गए क्यों नहीं वहां पे। कोई नहीं पूछेगा। अगर तुम जाओगे तो भी तुम्हें लगेगा 5-10 मिनट के लिए लोगों को एक्साइटमेंट होगा, फिर अगले 2-4 घंटे बाद में पता चलेगा यही मामा का बेटा, यही चाचा का बेटा, ये वहां बैठा, वो वहां सो रहा। समझ रहे हो। सो आप वही हो, दुनिया वही है, पर सोचो यही 5 घंटे या 5 दिन या 5 हफ्ते का समय अगर आप फोकस करके, कोशिश करके अपने ऊपर न्यौछावर करो, इन्वेस्ट करो। ना कहना सीखो। सेइंग नो इज एन आर्ट हमारे घरों में नहीं सिखाई जाती, हमारे घरों में सिखाया नहीं जाता। हमारे घर वाले नहीं बोल सकते ना, अरे यार बोल दिया, वो बड़े भाई साहब है, वो हमारे दूर के रिश्तेदार है, इतने दिनों बाद याद किया है ना। कई तरह के इमोशनल ट्रॉमाज होते हैं, पर आप याद रखना आपके एट्रीब्यूट्स जो हैं कैरेक्टर के, पर्सनालिटी के, उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस भी आती है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता जिसको कहा जाता है, आप में वो भी होना चाहिए। क्या वो चीज़ अर्जेंट है और क्या वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तभी उसको हाथों हाथ कीजिए। अगर वो चीज़ अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको डिले कीजिए, उसको प्लान कीजिए फ्यूचर के लिए, है ना। इस शादी में जाकर के आप उसको बुके नहीं दे पाए तो हो सकता है सिलेक्शन के बाद में भली आड़े दिन ही तुम उसके घर पे पहुंच जाओगे ना लाल बत्ती लेकर के, तो शादी में चाहे वो तुम्हारे साथ में फोटो खिंचवाए ना खिंचवाए, उस दिन जरूर फोटो खिंचवाएगा, है ना, कि हाँ मजिस्ट्रेट साहब आए हमारे घर पे। तो समझने की कोशिश करो, तुम नहीं हो, तुम तुम्हारी पहचान हो। तुम नाम नहीं हो, तुम जाति नहीं हो, तुम परिवार नहीं हो, तुम समाज नहीं हो। तुम जो हो भाई, तुम्हारी पहचान हो, तुम अपनी पहचान से जाने जाओगे। जिस दिन तुम्हारी पहचान बंद हो गई, ना ही तुम्हारी जाति जानेगी, ना ही तुम्हारा परिवार जानेगा, ना ही तुम्हारा समाज, ना ही तुम्हारा मोहल्ला जानेगा, ठीक है ना। तो लोग सिर्फ आपकी सफलता को देखते हैं,
सिर्फ आपकी असफलता देखते हैं। लोग कभी भी प्रयास नहीं देखते कि ये लड़का सुबह 4 बजे से पढ़ता था, इसने अपने कजिन्स की शादियां छोड़ रखी हैं, या कजिन्स की शादियों के अंदर नागिन डांस भी किया हुआ है। कोई नहीं देखेगा, अच्छा अच्छा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ये तो 10 दिन वहां पे घूमने गया हुआ था, कोई बात नहीं बेटा अगला अटेम्प्ट दे देना। कोई नहीं कहेगा ये। हर एक आदमी ये कहेगा बदमाश है, हर शादी में दिखता है मेरे को ये बदमाशी करता हुआ। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो प्लान करके चलो। आपका समय आपका है, अगर आप दूसरों को रेवड़ी की तरह बांट दोगे अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी विल पावर, तो भैया एग्जाम पे क्या लगाओगे, खाक। तो मंथली टाइम प्लान करो, वीकली टाइम प्लान करो, डेली टाइम प्लान करो। और अपने टाइम को अच्छे से प्लान नहीं किया तो ये मान के चलना कि आज आप जिस चीज को प्लान नहीं करो, बाद में लोग उसी चीज को प्लान करेंगे आपके लिए। आपका बॉस प्लान करेगा, आप जहां नौकरी मांगने जाओगे वो प्लान करेगा, आपके घर वाले प्लान कर देंगे, आप नहीं करोगे तो। समझ रहे हो। तो इसलिए बी द इंचार्ज ऑफ योर लाइफ, योर करियर, है ना। तभी आपको जीवन में जो चाह रहे हो वो मिलेगा, चाहे वो सफलता हो, सक्सेस हो, सिलेक्शन हो। ठीक है। अच्छा, कोई चीज अगर अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, तभी उसको करना है हाथों हाथ। अगर वह अर्जेंट नहीं है तो बात के लिए प्लान करो। अगर वह इंपॉर्टेंट नहीं है, डेलीगेट कर दो, दूसरे को बोल दो कि बहना तू जाके आ जा, भैया मैं नहीं जा रहा वहां पे, है ना। एलिमिनेट कर दो, रिड्यूस कर दो। अगर कोई चीज एग्जैक्टली नॉन इंपॉर्टेंट है, नॉन अर्जेंट है, तो ऐसी चीजों में तो तुम्हें कभी इंडल्ज नहीं होना है, पाप है ये। कहता है ना, भगवान को क्या चेहरा दिखाओगे कि सर स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी के एस्पिरेंट थे और ऐसी चीजों में इंडल्ज हो रहे थे सोशल मीडिया के अंदर। सोशल मीडिया तो यू शुड डिलीट इट, लिटरली यू शुड डिलीट इट। क्योंकि सोशल मीडिया में आज का एक स्टैटिस्टिक्स से मैं कल न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है कि आप लगभग दिन के जो है 100 से लेकर के 1000 रील्स या शॉर्ट्स एक स्टूडेंट्स देख जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। एंड व्हाट यू आर कंज्यूमिंग इज बिकमिंग पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस, अवचेतन मस्तिष्क का, मन का वह हिस्सा बनता जाता है। आपको भी नहीं पता होगा आप कितनी रील्स देख जाते हैं, शॉर्ट्स देख जाते हैं, स्टोरीज देख जाते हैं, राइट, स्टेटस देख जाते हैं। यू नेवर नो। आप जस्ट क्या करते हैं, 15 सेकंड का ही तो है, 30 सेकंड का ही तो है, उसका कोई कैलकुलेशन भी नहीं होता आपके पास, आपको भी पता है। सो ऐसी चीजों से तो हमेशा दूर रहो। यू आर जस्ट बिकमिंग द कंज्यूमर। आपका समय, आपका डेटा ही उनके लिए क्या है, इनकम का सोर्स है। तो खाली कंज्यूमर बन के रहोगे या रेगुलेटर भी बनना है? चलो। और हमेशा नोट्स बनाओ तो माइंड मैप की फॉर्मेट में बनाओ। सपोज एक A4 साइज पेपर ले लिया, उसको खड़ा नहीं रख करके आड़ा रख लिया, और हमेशा माइंड मैप की फॉर्मेट में नोट्स बनाओगे, क्योंकि माइंड हमेशा माइंड मैप की फॉर्मेट में, इमेजेस की फॉर्मेट में, नेमोनिक्स की फॉर्मेट में, फ्लो चार्ट की फॉर्मेट में चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद रखेगा। और सिर्फ लिखो वही जो इंपॉर्टेंट है, विच इज़ इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ फॉरगेटफुल, है ना। जो चीज़ तुम भूल जाते हो सिर्फ वह नोट्स में आए, और जो महत्वपूर्ण है वह चीज़ नोट्स में आए। दैट्स इट। जैसे फंडामेंटल राइट्स है आपके पास में, है ना, कौन कौन से मौलिक अधिकार है, तो समानता के लिए क्या है, धर्म के लिए क्या है आपके पास में, शिक्षा के लिए क्या अधिकार है, संवैधानिक क्या क्या उपचार यहाँ पे दिए हुए हैं, प्रिवेसी को लेकर के कोर्ट ने क्या बोल रखा है ना, एक्सप्लॉयटेशन को लेकर के कौन कौन से राइट्स है हमारे पास में, फ्रीडम्स कौन कौन सी दे रखी है हमारे पास में। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, आप एक चैप्टर को जब पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पहले उसको समझो, उसका पूरा एक खाका तैयार करो, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करो, सेकंड रीडिंग में उसके नोट्स बनाने पे आओ, है ना। आप क्या करते हो, अपने आप को बेसिकली पिकासो समझते हो, क्या आंख बंद करके पोत देंगे नोट्स तो हम, है ना। ऐसा नहीं करना है कि पहली लाइन से, पहले चैप्टर से और पहले पैराग्राफ से तुमने नोट्स बनाना शुरू कर दिया। भाई करबद्ध निवेदन है, ऐसा अत्याचार अपने साथ ना करें, है ना। तो इस दुराचार से बचने के लिए क्या करेंगे आप, एक चैप्टर को पहले फास्ट रीडिंग दे दो, फास्ट रीडिंग दे दो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा ईयरफोन लगा लिए, चैप्टर पढ़े थोड़ा किचन में चले गए, चैप्टर पढ़े दोस्त का फोन आया उठा लिया। नहीं, पूरी दुनिया को एक बार साइड में कर दो। और नोट्स हमेशा डिजिटल नहीं पढ़ना है, नोट्स हमेशा, अगर तुम ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तो प्रिंट करके पढ़ो। एक प्रिंटर लेके आ जाओ, घर पे 2-3 हज़ार का लेजर प्रिंटर मिल जाता है ना। तुम फूक दोगे 5-10 हज़ार अपनी पढ़ाई में, अपने नोट्स में। इससे अच्छा क्या कर लो, एक प्रिंटर ले लो और जो भी पढ़ो किताबों से पढ़ो। ये पता है जितनी भी एनसीईआरटीज मैंने बताई ना, 2-2.5 हज़ार रुपये में सारी एनसीईआरटीज मिल जाएगी। फ्री में चाहिए तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, है ना। और नोट्स बनाओ, सबसे महत्वपूर्ण है नोट्स। पहली रीडिंग फास्ट होनी चाहिए, पूरा चैप्टर 1 गो में हो, फिर उसके नोट्स बने हाथों हाथ। लगभग डेली के 30 से 40 पेज पढ़ के उस 40 पेज के नोट्स तैयार होने चाहिए, तो 100 दिन में लगभग जो है हम सीरियस कैंडिडेट्स के बीच में आएंगे। नहीं तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हें पता है चीजें, पर तुम नॉन सीरियस कैंडिडेट हो। तुम्हें लगेगा तुम पढ़ रहे हो, पर यूपीएससी क्या तुमको मेंस में पढ़ाएगी? नहीं, मेंस में लिखाएगी। क्या तुम लिख रहे हो? तो लिखोगे कैसे? फर्रे लेके जाओगे साथ में, बैन हो जाओगे। तो कैसे? नकल करो अक्ल से, हर चीज को इमेजेस की फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, माइंड मैप की फॉर्मेट में, फ्लो चार्ट की फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। पढ़ने का यही तरीका है बेटा। और रिवीजन,
आप कहता हूं मैं हमेशा कि आप कभी भी सिलेबस के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आप सिलेबस के 3 से 5 रिविजन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट मेंटली कि सर खाली सिलेबस नहीं करना है, सिलेबस के प्रॉपर नोट्स बना लिए, एनसीईआरटी के नोट्स है, करंट के नोट्स है, रेफरेंस बुक्स के नोट्स हैं, पीवाईक्यूज अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए। अब इन सारी समग्र चीजों के, चाहे आपके 5, 10, 15 जो भी रजिस्टर है, इन 10 रजिस्टर्स को मेरे को जो है 15 रजिस्टर्स को जो जितने भी आप बनाओ अपनी लैंग्वेज के अंदर अपनी सहूलियत से, उन 15 रजिस्टर्स को 3 बार मिनिमम रिवीजन करना है तो प्रीलिम्स लिखने जाना। 5 बार मिनिमम रिवाइज किया है तो आपको प्रीलिम्स लिखने जाना है। अदरवाइज तो बेसिकली क्या है, विदाउट रिवीजन तुम चले जाओगे ना तो वहां पे तुम्हारा अटेम्प्ट खराब होगा, तुम्हें लगेगा कि यार ये मैं कर सकता था, वो मैंने नहीं किया। और मैं बताता हूँ 90% नहीं करते। इसीलिए पीएससी एग्जाम में जो भी बच्चा ढंग से 6, 8, 10 महीने पढ़ लेता है ना, वो क्रैक कर जाता है। 6 से 10 महीने जो ढंग से पढ़ता है वो क्रैक कर जाता है। रीजन क्या है, नॉन सीरियस कैंडिडेट ज्यादा है, एनसीईआरटी नहीं की, पीवाईक्यूज नहीं किया, सिलेबस तो खाक नहीं पता उसको, ज्योग्राफी पेपर 1 में, पेपर 2 में इल्ले वेंडा नो आइडिया, है ना, घुस गए, है ना, पापा पेपर है, चलो मेरे को पेपर दिलाने के लिए पटना जाना है ना, घूमने चले जाते हैं बेचारे बच्चे, जाते जाते बुआ के घर रह के आएंगे 2-4 दिन के लिए। सो दैट्स व्हाट हैपेंस, उनको कोई आइडिया नहीं है पेपर लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि एक पीसीएस ऑफिसर को, आईएएस ऑफिसर को देखा था, एक शॉर्ट देखा था, एक वीडियो देखा था, एक साउथ इंडियन मूवी देखी थी, भौकाल है भैया उन लोग का, तो हमको भी चाहिए है। कोई रेवड़ी है, बांट देंगे तुमको भी, तुमने हाथ दिया और वो दे देगा 1 सीट तुमको, नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, मंदिर के दर्शन के लिए नहीं जा रहे हो, है ना। तो गोल्डन ट्रायंगल अपने रूम में ये गोल्डन ट्रायंगल बना के रख लो, है ना, और हमेशा इस चीज को दोहराते रहो अपने आप से कि जीवन में जो भी गोल, जो भी लक्ष्य लेके चलना है कंपटीशन का, तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, उसके पास्ट ईयर पेपर्स कम से कम 5 साल के जरूर अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, प्री और मेंस दोनों दृष्टिकोण से। जब ये 2 काम कर लो, फिर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी चालू करनी, जिसको हम डेली न्यूज एनालिसिस कहते हैं। हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, चाहे किसी भी भाषा में पढ़ो, ये 3 चीजें होगी ना आपकी। मैं ये कह रहा हूं, आप 2%, जिसको हम कहते हैं ना कि 2% सीरियस कैंडिडेट को होते हैं, हार्डकोर कैंडिडेट्स जो कहते हैं, है ना, कि जिनके सामने बेसिकली जो है कमजोर कैंडिडेट्स आ जाए ना, वह उनको क्या कर सकते हैं, दे विल बी एंटायरली यस, है ना, वो एक इकोसिस्टम में प्रीडेटर की फॉर्मेट में होते हैं, दे आर काइंड ऑफ प्रीडेटर्स इन द इकोसिस्टम। तो कंपटीशन लाइज ऑन द एज, कंपटीशन इज ऑलवेज ऑन द एज, सो यू ऑलवेज रिमेंबर द गोल्डन ट्रायंगल रूल, एंड अंटिल एंड अनलेस यू आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद द गोल्डन ट्रायंगल रूल, आप इसको हल्के में ले लिए तो ये चीज मान के चलिए कि आप प्रिपेयर तो करेंगे बट यू विल बी ए नॉन सीरियस कैंडिडेट्स, और आपसे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स टाइम्स जो स्टूडेंट्स रहेंगे संख्या के अंदर, वो आपसे आगे रहेंगे। फिर आपको पता चलेगा सर मैं 10, 20, 30 मार्क्स से कट ऑफ से रह गया हूं। रीजन फॉर द सेम इज दिस ओनली, सो यू विल मेक श्योर वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमबीपीएससी, एनी एग्जामिनेशन, फर्स्ट 100 days एनसीईआरटी विद पास्ट ईयर पेपर, 4 घंटे एनसीईआरटी, 2 घंटे पास्ट ईयर पेपर, 6 घंटे का टाइम इसको दो। फिर अपना द हिंदू शुरू करो, इंडियन एक्सप्रेस शुरू करो, डीएनए शुरू करो, तो फिर पता चलेगा अच्छा देखो मैंने जो एनसीईआरटी पढ़ी थी, देखो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आ गए, देखो उसके ऊपर द हिंदू में कुछ नोट्स भी आ गया है, द हिंदू में कुछ करंट आ गया है, आर्टिकल आ गया, एडिटोरियल आ गया, तो उसको सब्सटैंशिएट करो। अदरवाइज क्या होगा, तुम द हिंदू पढ़ने जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं सिलेबस में आएगा क्या, 16 के 16 पेज द हिंदू के महत्वपूर्ण लग रहे हैं तुमको, है ना, फिर नहीं पढ़ पा रहे हो तो खुद को बेवकूफ समझ रहे हो। तो पहले लेयर बाय लेयर, बूंद बाय बूंद घड़ा भरो, उसके बाद में अपने आप को पास्ट ईयर पेपर से एनरिच करो, तुम्हें पता चलेगा कि सिलेबस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। जब वहां पे वो ज्योग्राफी पूछ रहा है तो ज्योग्राफी का मतलब क्या है, ज्योग्राफी में कितनी वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस आ रहे हैं। इकोनॉमी में जब वो लिख रहा है कि सर भारत की अर्थव्यवस्था, तो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं बैंकिंग के ऊपर, फिस्कल पॉलिसी के ऊपर और फॉरेक्स के ऊपर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड जो मैं चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। जनरली लोग क्या करते हैं, आपके पास सीधा फाउंडेशन कोर्स से शुरू करते हैं, है ना, मे गॉड हैव मर्सी ऑन देम, मेरे को नहीं पता उनका कैसे तैयारी होता होगा फाउंडेशन कोर्स से डायरेक्टली, बट मैं ये कहता हूं जब आपने ये नहीं किया तब तक कोई मतलब नहीं है मेरे दृष्टिकोण से। तो हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। अब बच्चों के साथ में होता क्या है, 4 दिन इमोशन अच्छा है, 5वें दिन घर में माहौल सही नहीं, बाहर मतलब जहां भी आप रह रहे हो, 6ठे दिन अंदर का माहौल सही नहीं, कान के बीच में जो दिमाग है उसका माहौल सही नहीं है ना, किसी ने कुछ कह दिया, कहते हैं ना सेंसिटिव हार्ट वाले लोग जो होते हैं उनको कोई कुछ कह देता है, बेचारे खा नहीं पाते, सो नहीं पाते, सारे दिन अंदर ही अंदर रोते रहते हैं, जिसको इमोशनल डायरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोशनल डायरिया। और इसी कारण बेसिकली लोग क्या करते हैं, अपनी तैयारी को धीरे धीरे हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समस्या अभी खड़ी भी नहीं हुई है,
समस्या अभी खड़ी भी नहीं हुई है, किसी ने बोल दिया तेरी टांगे तोड़ दूंगा, वो इमेजिन करना शुरू कर दिया, हाउ डिड ही से मी दैट, वो मेरी टांगे तोड़ देगा तो क्या होगा, फिर मैं क्या कर लूंगा। व्हाई डू यू थिंक, व्हाई डू यू ओवर थिंक। समस्याएं खड़ी होगी, इससे भी बड़ी खड़ी होगी। अभी तो एक भाई ने, एक दोस्त ने, एक अनजान आदमी ने तुमको ठेस पहुंचाई है, कल एक एमपी और एमएलए तुम्हारे सामने खड़ा होगा तुम्हें ठेस पहुंचाने के लिए, तब भी तुम्हें हंसते हुए उनकी आंखों में आंखें डाल के कहना है श्रीमान हम ये नहीं कर सकते क्योंकि कानून के अनुसार सम्मत नहीं है ये, और मैं नहीं करने वाला, बीइंग ए मैजिस्ट्रेट, बीइंग एन एसपी, मैं ये काम नहीं करने वाला, और हंसते हुए कहना है, चाहे वो आपको धमकी भी दे रहा हो। तो आपको पता चलेगा जिंदगी के अंदर 90% समस्याएं कभी थी ही नहीं जिनका आप अनावश्यक रूप से सॉल्यूशन ढूंढने के अंदर अपनी ऊर्जा खपा बैठे थे, है ना। तो अपने आप को इमोशनली फ्रेजाइल नहीं रखना है, स्टेबल रखना है, स्ट्रांग रखना है, एक हाथ की सबसे दूरी रखनी है परिवार से, दोस्तों से, है ना, और दोगले दोस्तों से तो पहले रखनी है, जो दोस्त नहीं होते तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आई होप समझ पा रहे हो जो तुम्हें कहने की कोशिश कर रहा हूं। कंसिस्टेंसी जरूरी है, जो सतत नहीं है, जो सपोज आप एक महीने का प्लानर बना रहे हो, हफ्ते का बना रहे हो, डेली का प्लानर बना रहे हो, अगर डेली एक आधे दिन भी तुम परेशान हो गए, 6 घंटे पढ़ाई छुट्टी तो दिन का प्लानर खराब, फिर कल का प्लानर खराब, है ना, 2 दिन तैयारी खराब रही, पढ़ाई खराब रही, हफ्ते का प्लान खराब हुआ, एक हफ्ता खराब हुआ तो एक महीने का प्लान खराब हुआ। तो इस तरीके से तुमको लगा रहेगा यार मेरे तो बस की बात नहीं है पीएससी, अपने आप को ही तुम सेल्फ निगेटिव टॉक करने लग जाओगे, तुम्हारा वैल्यू सिस्टम, तुम्हारा मोरल डाउन हो जाएगा। नेवर डू दैट। सततता जरूरी है। अच्छा, कभी बुखार में भी हो तो पढ़ने से तो किसी ने नहीं रोका ना, सोते सोते पढ़ो, लेटते हुए पढ़ो ना। सबसे अच्छी मुद्रा होती है हरी मुद्रा, लेटते हुए भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी तुमने कोई न्यूज़पेपर में ऐसा पढ़ा है क्या कि आज फला फला राम जो थे वो बेड में लेटते लेटते बुखार के अंदर एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और उनको एम्स के अंदर भर्ती कराया गया है, नाक से, आंख से, कान से खून निकलने लग गया। नेवर दैट हैपेंस, है ना। तो आदमी काम की अधिकता से नहीं, अस्त व्यस्तता से मरता है। अस्त व्यस्त मत रहो, रैंडम मत रहो, सतत रहो, कंसिस्टेंट रहो। जो भी हो, तुम्हारा संकल्प इतना स्ट्रांग होना चाहिए, वह अदम्य होना चाहिए कि आप उसको छोड़े नहीं कभी भी, ठीक है। हाँ, सो सेल्फ बिलीव बहुत ही जरूरी। मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट को, सेल्फ टॉक हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तू कर सकता है, तू ही कर सकता है, तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता तो और कोई नहीं कर सकता। बिलीव ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, है ना। मम्मी में, पापा में, है ना, बाबू में, फर्क नहीं पड़ता, किसी के अंदर भी आपका विश्वास हो। भगवान में है, जब सिलेक्शन नहीं होगा तो भगवान के सामने चले जाएंगे, भगवान प्रीलिम्स दे के आ गया, अब तुम देख लेना। भैया हमेशा याद रखने की कोशिश करना, जिस दिन तुम्हारा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बनने लग गया ना, तुम्हें किसी चौराहे पे भी मैं खड़ा कर दूंगा ना, तुम हर विपरीत परिस्थिति का, हर एक प्रतियोगी क्षण का संपूर्ण सफलता से बेसिकली जो है, सक्सेस के साथ में जो है सामना कर पाओगे। बशर्ते तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई भी आदमी तुम्हारे सामने झुकेगा, चाहे वो शरीर में बड़ा हो, चाहे बुद्धि में बड़ा हो, चाहे पैसे में बड़ा हो, बस कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए। द ओनली इजी डे वाज यस्टरडे, आसान दिन वह दिन जो बीत गया, आने वाले दिन तो और भी मुश्किल होने वाले हैं। तो उन मुश्किल दिनों के अंदर अगर आपके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ बिलीफ नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। और सेल्फ बिलीफ ही सक्सेस का सबसे पहला सोपान होना है। सफलता के लिए आपको अपने ऊपर स्वाभिमान जरूरी है, अपने ऊपर जो है जिसको कहते हैं कि आत्मविश्वास जरूरी है। अगर आत्मविश्वास नहीं है और आप एनसीईआरटी कर रहे हो, आत्मविश्वास नहीं है और आप 8-10 घंटे लाइब्रेरी में दे रहे हो, कोई मतलब नहीं। पहले आत्मविश्वास। कोई तुम्हें बाहर से नहीं बताए यार मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, अच्छा यार मैं नोट्स अच्छे बनाए ना, ये देख नोट्स अच्छे बनाए कि नहीं, मैंने खराब बने क्या, अरे सर देखो तो आंसर राइटिंग बुरी है ना पिछली बार से, या अच्छी है देखो तो बताओ। तो भाई तुम खुद का आकलन खुद करो ना। क्या कल से तुम बेहतर कर रहे हो, क्या तुम कल से कम लेजी हो, कल से तुमने ज्यादा अच्छी मेहनत की है। वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि रात को जब तुम थक के सो 12-1-2 बजे, तो तुम्हारे अंदर वो सेटिस्फैक्शन जगना चाहिए, हाँ कि यार आज वाकई हर्ष भैया बहुत अच्छी मेहनत की, आज गौरव बाबू ने अच्छी मेहनत की है ना, आज हमने बहुत ही अच्छी पढ़ाई की है। तो वो अंदर से रियलाइज हो जाता है। और हम दूसरों को क्यों पूछते हैं, क्योंकि अंदर कहीं कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो फिर वो मम्मी जब तक ना बोले कि मेरा चुन्नू बहुत पढ़ता है, मुन्नू ने कल रात को खाना ठंडा कर दिया पढ़ते पढ़ते, है ना, तब तुम्हें वो रियलाइज, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ अब, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। कभी भी तुम्हारा फोकल पॉइंट ऑफ वैलिडेशन इट शुड नॉट बी एक्सटर्नल, इट शुड ऑलवेज बी इंटरनल। तुम्हारे को टाइगर तुम हो, यह सर्टिफिकेट बाहर से नहीं चाहिए, है ना। अब कल की तारीख में तुमको ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तुम चले जाते हो है ना, कहीं पे भी कलेक्ट्रेट वगैरह के अंदर एसडीएम साहब के पास में अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए। अब एक टाइगर आएगा बाहर निकल के, जंगल से बाहर निकल के आ गया, एक शेर निकल के आ गया है। अब मेरे को बताओ वो तुम्हारी सिटी में, तुम्हारे गाँव में, तुम्हारे रोडों पे घूम रहा है, उसको तुम सर्टिफिकेट दोगे ये टाइगर है या नहीं है? पास में जाओ फाड़ के रख देगा। समझने की कोशिश करो, क्योंकि उसे पता है वो क्या है।
अब हम इंसानों के साथ में ये है कि सर हम 8 बिलियन पॉपुलेशन है, तो हम किसी को बेहतर देखते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस वैसे ही कम कर देते हैं। नहीं करना है, नहीं करना है। उसके पास जो है वही शकल आपके पास में भी आईक्यू है, वही इंद्रियां आपके पास भी है, वही कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड आपके पास में भी। आप भी उसी समय को सही दिशा में यूज करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। याद रखना, जितना भी सोचोगे कुछ नहीं होगा, खाली इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, खाली सोचने से कुछ नहीं होगा। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू वर्क ऑन दोस, राइट। तो सपने आपके हैं, पर इतना भी ना सो जाओ कि आपकी जो मंजिल है वो भी सपनों में ही दिखे। सर मैं आंख बंद करता हूं तो आईएएस हूं, आंख खोलते ही बेसिकली क्या है कि मम्मा काम बताते, पापा काम बताते हैं। इट शुड नॉट हैपन। खुली आंखों से सपने देखो एंड वर्क फॉर दैट टायरलेसली। विद दिस बीइंग सेड, इस सेशन को मैं यहीं कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन कनेक्ट इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन कनेक्ट विद द कमेंट सेगमेंट एज वेल। विद दिस बीइंग सेड, थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में सूना। थैंक यू।